हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई सीरीज में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट्स सीखेंगे विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक वीडियो में हम बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, और उसके ही बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जेई मेंस और जेई एडवांस में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो सारे के सारे जो कंसेप्ट, क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज का जो वीडियो है आपको बहुत ध्यान से देखना है। जहां पर भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आपको नोट करते जाना है अपनी नोटबुक में, और क्वेश्चंस को सोल्व करना है मेरे ही साथ। क्योंकि अगर आप उस फ्लो में नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, और जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपको रिवाइज करना होगा तो आप अच्छे रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अच्छे नोट्स नहीं बनाए। तो अभी से सारे के सारे बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स बना के चलिए, और उसके भी बाद आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अदर स्टैंडर्ड बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जेई के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, इसके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जेई मेंस में हम देखते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर को एनालाइज करते हुए कि एवरी ईयर वन क्वेश्चन आता ही आता है जो 4 मार्क्स का होता है। तो आप यहाँ से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत इजीली। और जेई एडवांस में ऑन एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो आपको 4 से 6 मार्क्स का वेटेज दिला सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर के वेटेज के अलावा ये अदर चैप्टर्स में भी बहुत हैवीली यूज होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल थ्योरम। तो अगर आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे कंसेप्ट्स हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें सीखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम रोहन की हेल्प लेंगे। तो रोहन हमारा 10th क्लास का स्टूडेंट है और वो शाम में खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसकी मम्मा आती है कि आपको सिर्फ खेलना ही नहीं है और भी काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसको काम मिला। पहले बोला कि पढ़ाई भी करना है, ठीक है, खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और काम है कि मार्केट से कुछ सामान लाना है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज हो गया, पहले तो सिर्फ खेलने जा रहा था लेकिन अब और भी काम है। तो इसको लगा कि चलो ठीक है, सोच लेते हैं पहले कि पहले कौन सा काम मैं करूं, पहले खेलूं या फिर मार्केट जाऊं या पढ़ाई करूं। तो इसको लगा कि सारे के सारे काम देख लेते हैं किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो चलिए इसकी हेल्प करते हैं। तो इसको लगा कि पहले स्टडी कर लेंगे, फिर खेल लेंगे, फिर बाहर जाएंगे मार्केट में, या पहले स्टडी भी कर सकते हैं मार्केट और फिर खेल सकते हैं आके, या फिर पहले खेल ही लेते हैं और स्टडी भी कर लेंगे फिर, और फिर मार्केट चले जाएंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले खेल लो, मार्केट जाओ और फिर स्टडी कर लो आके। ठीक है, और क्या सोच सकता है ये? और हो सकता है कि पहले मार्केट चले जाए, खेल ले और फिर स्टडी कर ले, या फिर मार्केट चला जाए, पहले स्टडी कर ले और फिर आगे तसल्ली से खेल ले। तो इतना वो सोच ही रहा था कि इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। मम्मा दोबारा से आ गई, वे बोलने लगी कि पहले स्टडी करना है, बाकी ये काम बाद में कर लेना। ठीक है, तो अब इसके पास सिर्फ इतने ही ऑप्शन बचे कि पहले स्टडी करना है, बाद में प्ले या मार्केट, या मार्केट या प्ले। तो आप यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर काम को करने के 2 एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किस तरीके से वो काम किया जा सकता है, कि पहले खेलना, स्टडी या मार्केट, या पहले मार्केट, खेलना और स्टडी। और दूसरा एस्पेक्ट है कितने नंबर ऑफ वेज में वो काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो फुल इंडिपेंडेंस के साथ इन काम को करना था तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 6, है ना, 6 वेज में कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास रेस्ट्रिक्शन है कि पहले स्टडी ही करना है तो उस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? चॉइस बहुत लिमिटेड हो गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज आ गए 2।
तो इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कोई भी काम कितने नंबर ऑफ वेज में किया जा सकता है। तो कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें सिर्फ यही देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज में वो पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर काम अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो भी दी होगी उसमें कितने नंबर ऑफ वेज में किया जा सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये प्रिंसिपल हमें नंबर ऑफ वेज को काउंट करने में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन प्रिंसिपल। तो इसको समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ खुद का ही। तो मुझे एक बार बेंगलोर से दिल्ली जाना था। तो मैं सोचने लगा कि भाई कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो है कि फ़्लाइट से जा सकते हो, या ट्रेन से भी जा सकते हो, या फिर बस से भी जा सकते हैं। हालांकि बस से जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये भी एक ऑप्शन है। तो जब भी यहाँ पर सेंस आए आपको और का, तो देखो टास्क क्या है, बेंगलोर से दिल्ली जाना है। अब आप फ्लाइट से जा सकते हो, और ट्रेन से जा सकते हो, और बस से जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको जब भी और का सेंस मिले तो वहाँ पर आपको ऐड कर देना है उन वेज को, ठीक है। तो कितने तरीक़ों से जा सकते हैं बेंगलोर से दिल्ली? तो फ्लाइट जाने से एक तरीका है, ट्रेन से भी जा सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेंगलोर से दिल्ली जाने के? 3, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही करना है कि जहाँ पर भी आपको और का सेंस आए वहाँ पर आपको उन नंबर ऑफ वेज को सिर्फ ऐड कर देना है, ठीक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो इसको समझने के लिए हम लास्ट एग्जाम्पल का ही यूज़ करेंगे, बट उसमें हमें दिल्ली से बेंगलोर जाने के बजाय होम टाउन से पहले दिल्ली आना है, फिर बेंगलोर जाना है, ठीक है। तो होम टाउन, दिल्ली और बेंगलोर। तो दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो वही सेम फ्लाइट, ट्रेन और बस। लेकिन मेरे होम टाउन से दिल्ली तक फ़्लाइट तो चलती नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो मैं ट्रेन से जा सकता हूँ या फिर बस से जा सकता हूँ। और ये बात ध्यान रखो कि ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन अलग है, और ये वाली बस और ये वाली बस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज की, तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे कि पहले होम टाउन से अगर बेंगलोर जाना है तो पहले मुझे होम टाउन से दिल्ली जाना होगा, एंड उसके बाद दिल्ली से बेंगलोर जाना होगा। तो यहाँ पर हमें एंड का सेंस आ रहा है ना। तो एंड का सेंस जब भी आपको आए उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है उन नंबर ऑफ वेज को। तो देखो होम टाउन से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 2 नंबर ऑफ वेज हैं, या तो ट्रेन से जाओ या बस से जाओ। दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए आपके पास 3 नंबर ऑफ वेज हैं, या तो फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ या बस से जाओ। अब टोटल टास्क अगर हमें देखना है होम टाउन से बेंगलोर, तो उसके लिए पहले होम टाउन से दिल्ली, दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ वेज, एंड फिर दिल्ली से बेंगलोर 3 नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज टोटल कितने आ जाएंगे? 6। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप पूरा एनालिसिस भी कर सकते हो। कैसे? कि पहले मैं ट्रेन से जाऊँगा और फ्लाइट से चला जाऊँगा, या ट्रेन से जाऊँगा और दूसरी ट्रेन से चला जाऊँगा दिल्ली से बेंगलोर, या फिर पहले ट्रेन से जाऊँगा और फिर बस से चला जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही ये 3 केस बने, ऐसे ही आप बस के साथ भी सारे के सारे केसेस बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके 6 नंबर ऑफ वेज आएंगे। तो हमेशा आपको ये सारा का सारा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से बहुत ईजीली इन सब को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ें सारी की सारी सीखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सोल्व कर लिया जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की, जो पूरे चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली है। तो जब भी हम P&C की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन बार बार देखने को मिलती है। सपोज 5 से स्टार्ट 4, 3, 2 एंड 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 5 तक के कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो बार बार लिखने के बजाय इसको हम सिंपली 5 एक्सक्लेमेटरी मार्क इससे डिनोट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 5, या फिर इसको और डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो ये भी फैक्टोरियल 5 ही है, सेम ही बात है दोनों। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 5 तक जा सकते हैं, तो ये भी सेम ही बात होगी, ठीक है। तो
यहाँ पर अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम n के टर्म्स में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और ये भी सेम मीनिंग है इसका भी। तो क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल n। और आप ध्यान से देख रहे हो कि ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो n हमारा हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हमारे पास फैक्टोरियल n है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? n, और नेक्स्ट टर्म 4 है, तो इसी तरीके से n-1 लिख सकते हैं, है ना। एक एक घटाते जाना है, मल्टीप्लाइड बाय n-2, n-3, और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक रुकना है? 1 पे जाके रुक जाना है। या फिर ऐसा देख सकते हो कि 1, 2 और 3 से स्टार्ट करके n तक आना है हमें। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? तो अगर फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है इतनी बात? तो फैक्टोरियल 5 में अगर आप ध्यान से देखो, जो मल्टीप्लिकेशन है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 विल बी इक्वल टू 5 × फैक्टोरियल 4। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × तो 5 4 तक जाओ, और फिर जो आगे के नंबर है उसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी दिया हुआ है फैक्टोरियल को। ठीक है, चलिए फिर फैक्टोरियल नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, या फिर 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। तो जैसे भी ज़रूरत होगी हम उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, और जहाँ पर भी रुकना है उतना जाके रुक सकते हैं। अगर इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो फैक्टोरियल n के टर्म्स में लिखेंगे। तो हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 को 5 × एक नंबर कम पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं, तो n × n-1 फैक्टोरियल। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि n-1 और आगे जाके रुकना है, दैट मीन्स n-2 पे फैक्टोरियल लगा दो, पूरा ना एक्सपेंड करो। और इतना ही नहीं, n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3। तो जितना भी आपको ज़रूरत है उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज n के बजाय हमारे पास है n+3 फैक्टोरियल, तो इसको भी हम इस एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? तो n+3 लिख देंगे, और n+3 -1, तो एक एक कम करते जाना है, दैट मीन्स ये आ जाएगा फैक्टोरियल n+2। और अगर और ज़रूरत हुई तो हम लिख सकते हैं n+3 n+2, और एक नंबर और कम कर देंगे तो आ जाएगा n+1। जितने भी रिक्वायरमेंट है हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी 1। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 है, तो यहाँ पर अगर 8 को एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल 8 को, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 एंड 1। तो ऊपर और नीचे में 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन कॉमन है, तो ये कैंसिल हो सकता है आपस में। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 8 × 7 × 6। ठीक है, तो जब हम फैक्टोरियल 8 के नीचे फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं तो हमें पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 8 7 6 तक ही एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर इसको जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r। ठीक है, सपोज ये कोई 2 नंबर्स है, और आप इजीली देख सकते हैं कि जो r है, जो डिनोमिनेटर में है, इस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए? r छोटा होना चाहिए n से। ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा, नहीं तो अगर नीचे बड़ा टर्म हुआ तो ऊपर वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कुछ टर्म बच जाएंगे। तो n फैक्टोरियल फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हैं हम? n n-1
ठीक है। जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 6, तो ऐसे ही लिखते जाएंगे n-2, है ना। और कहाँ तक रुकना है, जो लास्ट टर्म है हमारा 6, ठीक है। तो 6 हमारा 5 से एक नंबर बड़ा है, दैट मीन्स हमें 6 तक रुकना है। तो यहाँ पर अगर देखें r नीचे है तो हमें r+1 तक रुकना है, ठीक है। तो n-1 n-2 को हम r+1 तक एक्सपेंड करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो इनको हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और कंसेप्ट को भी समझने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, हम इजीली देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 कितना होगा, ये तो 1 ही होगा क्योंकि और कोई नंबर होगा ही नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये आपको अभी के लिए याद रखना है, इसको हम डिटेल में फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। और एक प्रॉपर्टी इसी से एसोसिएटेड है, फैक्टोरियल x इक्वल्स टू फैक्टोरियल y अगर कहीं पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा x और y का किस किस केस में हो सकता है। एक तो ये है कि x इक्वल्स टू y होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे और उनको एक्सपेंड करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो 1 के इक्वल हो जाए दैट मीन्स x हो सकता है 0 और x 0 है तो y क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करें तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल्स टू 1 हो और y इक्वल्स टू 0 हो, तो इस केस में भी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको यूज़ करना कि ये 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आप प्रॉपर्टी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड n if n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो n+2 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n-1 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो हम n+2 को एक्सपेंड करेंगे और n-1 फैक्टोरियल तक लेके आएंगे और फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। तो n+2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+2, इसमें से 1 नंबर माइनस करेंगे तो n+1 बन जाएगा। इसमें से फिर से हम 1 माइनस करेंगे तो n बनेगा, और फिर से अगर n-1 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में ही लिख देंगे, आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड का 24 इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है आपस में कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या है, n+1 n+2 इक्वल्स टू 24। तो प्रॉपर्टी तो इतनी ही है। उसके बाद अब ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई है, n सोल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो n यहाँ पर है 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सोल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे सोल्व करने लगे तो आपको 8-10 मिनट लग जाएगी और आपके जो और अदर क्वेश्चंस थे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है और जेईई में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि जो n है यहाँ पर n+1 है और ये n+2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। 1 इसमें ऐड हो रहा है, फिर इसमें और 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 24 को हमें कुछ ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है जो कंजुगेटिव नंबर्स हो, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स ले लेंगे डायरेक्टली। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 से फिर होगा और ये 3 से होगा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनकी हेल्प से हम ऐसे 3 नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जो कंजुगेटिव मल्टीप्लिकेशन नंबर्स हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3, और यहाँ पर 2 और 2 है, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम 4, ठीक है। तो n+1 n+2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 4,
ठीक है, ऐसे हमें 3 नंबर्स मिल गए। तो यहाँ पर अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर n है सबसे छोटा, इससे बड़ा n+1 n+2, और यहाँ पर है 2 सबसे छोटा, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर कर देंगे और फिर हम कंपेयर करते जाएंगे तो n की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा n = आपका 2, ठीक है। तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, स्मार्टली आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, देखना है और फिर सोल्व कर देना है बहुत जल्दी। आई होप आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया होगा अब तक, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं हम बिग ब्रैकेट्स के साथ। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वहाँ पर हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। कौन सी? सपोज लिखा हुआ है 2.5, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 + 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू मिलने वाली है 2.5 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्प्लिट किया इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में, तो आंसर सिंपली आ जाएगा 2, ठीक है। इतना करना है सिर्फ। अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज -1.7, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एक तो -1 - 0.7, ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं? -2 + 0.3, ठीक है, ये भी है -1.7। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही -1.7 ही है अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ से अगर -1 लिख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है -2, जिसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 10/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.5, ठीक है। तो 2.5 का हमने अभी देखा वैल्यू आ जाएगा 2। अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो 100/सपोज 81 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने में तो बहुत दिक्कत आने वाली है। 81 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा पता ही नहीं, ठीक है। तो इस स्टेप को आप मिस कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि जो 100 है वो 81 से तो बड़ा ही है, ठीक है। लेकिन अगर 81 को हम डबल कर दे, दैट मीन्स ट्वाइस करें, तो उससे छोटा ही होगा कुछ ना कुछ 100, है ना। तो इसीलिए हमें पता है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा 100/81, तो इसलिए हम डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वैल्यू लिख देंगे 1। जो पॉइंट वाले पार्ट हैं, ये वाला जो स्टेप है डिवाइड करके लिखने वाला, ये नहीं लिखो और डायरेक्ट 1 हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है 0.3, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 0 + 0.3, है ना। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल वैल्यू, और ये क्या हो गया? 0.3 एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया है, तो इसलिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सपोज हमें p प्राइम नंबर की n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट चाहिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम जिसमें भी पूछा गया है n अपॉन जिसकी भी पावर पूछी गई है p की, उससे डिवाइड कर देंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है। प्लस n/p का स्क्वायर, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस n/p³ इनसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अप टू डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये नंबर 0 ना होने लगे, ठीक है। तो n/p⁻s पे जाके रुक जाएंगे। और कहाँ पर रुकना है इसको समझने के लिए हम फैक्टोरियल 10 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल 10 में अगर हमें 2 की एक्सपोनेंट चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ से 10/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 10/2⁻², ठीक है। तो जिसका भी एक्सपोनेंट चाहिए उसी में पावर ऐड करते जाना है डिनोमिनेटर में।
और 10/2 की पावर 3 प्लस 10/2 की पावर 4 प्लस 10/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम 10 की पावर 2 की पावर 10/2 की पावर 5 को अगर हम कंसीडर करें तो 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32, और 10/32 तो 32 से तो छोटा ही है 10, दैट मीन्स ये एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा, ठीक है, इंटीजर तो आएगा नहीं इसमें। तो जो ये वैल्यू है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसकी वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसलिए आगे के जो भी टर्म्स लिखेंगे हम वो 0 ही हो जाएंगे, इसलिए हम इसके आगे टर्म्स नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हटा सकते हैं सिंपली क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10/4 प्लस 10/8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/16, तो ये भी 10 छोटा है 16 से, दैट मीन्स ये भी एक डेसिमल में वैल्यू आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या देगा 0। तो यहाँ से 10/32 एंड सो ऑन सब 0 हो जाएंगे। तो 5 प्लस यहाँ से देखो 10/4 कितना आएगा 2.5, लेकिन हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट में क्या आ रहा है, हमें बस देखना है कि इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है। तो 4 2 जा 8 होगा और 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स तो चलेगा नहीं, दैट मीन्स 4 2 जा 8 तक ही हम काम करेंगे, तो 2 आ जाएगा, और 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर 1 लिख देंगे। और 10/16 मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट, और इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ से भी 0, आगे जितनी भी आएगी 0 ही आएगी। तो इसीलिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो देख लो कि कहाँ तक वो नंबर छोटा है ना, यहाँ तक डिनोमिनेटर छोटा है तो वहाँ तक ही लिखो, बाकी आगे के 0 ही देगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करें 5 2 1 तो ये आ जाएगा 8, और जैसे कि हमने पहले लिखा था एक्सपेंड करके फैक्टोरियल 10 को, वहाँ पर आप काउंट करेंगे तो वो भी कितना होगा 8 एक्सपोनेंट ही होगा 2 का पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि 20 के प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर 2 की कितनी पावर्स होगी, तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे 20 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे 2 × 2 × 5, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5। तो हम इजीली देख सकते हैं कि जो 2 की पावर है वो कितनी है 2 आ गई। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 किस में 20 के अंदर, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 × 20, वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 के अंदर 2 की पावर्स कितनी होगी, तो देखते हैं फैक्टोरियल 5 में आ जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, दैट मीन्स 5 × 2 की पावर 2 × 3 × 2 × 1। तो क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में 5 × 3 × यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, बाकी पावर्स कितनी है 3 और 5 की 1 1 है। लेकिन हमें क्या चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5 विल बी इक्वल टू 3। ये भी आसान था, ठीक है, लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछ ले कि फैक्टोरियल 10 के अंदर कितनी होगी 2 की पावर्स, तो ये तो एक बड़ा नंबर हो गया है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1। तो अगर इसमें आपसे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 पूछ लिया जाए, है ना, तो शायद आप यहाँ पर भी काउंट करके लिख सकते हैं, बट इससे बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में पावर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पावर 1 आएगी, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, यहाँ पर 3 पावर्स आएगी 2 की पावर 3, 6 को भी 2 × 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पावर, यहाँ पर
2 पावर्स 1, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे पावर्स को तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए हमें इनको जनरलाइज करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की कितनी पावर है या एक्सपोनेंट है कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए आप इसको काउंट करके रखो और फॉर्मूला सीखते हैं और फिर इसको चेक करेंगे कि कितना पावर्स आया है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो इसको समझने के लिए एक नंबर एनालाइज करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 205,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस हैं। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं 205 इंटू 10 की पावर 3, या 10 को क्या लिख सकते हैं 205 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 और 5 की पावर्स कितनी हैं, कॉमन पावर्स, ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि जितनी इनकी पावर्स होगी कॉमन वो 3 है, उतनी ही 10 की पावर्स होगी और उतने ही नंबर के एंड पे जीरोस होंगी, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क है कि हम 100 में 2 की पावर, 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर्स या एक्सपोनेंट फाइंड आउट करें और 5 के एक्सपोनेंट फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 100/2 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 100 की पावर, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 प्लस 100/2 की पावर 3 प्लस ऐसे ही लिखते जाएंगे 100/2 की पावर 4 प्लस 100/2 की पावर 5, ठीक है, 100/2 की पावर 6। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। तो हमें ये देखना है कि कितना कहाँ तक वैल्यूज आएंगे, उसके बाद जीरोस आने लगेगी। तो चलिए देखते हैं 100/2, तो ये कितना हो जाएगा, या दोबारा से लिख ही लेते हैं 100/2, ये आ जाएगा 100/4 और 100/2 की पावर 3 8 प्लस 100/16 और 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32 और 100/2 की पावर 6 हो जाएगी 64 प्लस 100/ ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 128, ठीक है। तो 128 आ गया है, दैट मीन्स 100 से बड़ा नंबर है। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर 0, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल 1 से छोटा नंबर होगा। तो इसको ऐड करेंगे सारी वैल्यूज़ को, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा 25, और अगर 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 प्लस 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 वैल्यू। 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा 3 प्लस 64 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 64 2 से करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वैल्यू लिख देंगे 1, और 128 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3 1 4 10 22 और ये हो जाएगा 47, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 97, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 आ गया है 97। अब हमें सेकेंड इन्फॉर्मेशन चाहिए विच इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। तो इसको भी करने का सेम ही तरीका है, 100/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 100/5 की पावर 2, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कितना होगा 25, 100/5 की पावर 3 होगी, जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी पावर, तो ये आ जाएगा 125, और ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ही देख पा रहे हैं कि 125 100 से ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स यहाँ से ही वैल्यू 0 आ जाएगी, तो और तो नंबर से 0 आना ही है डेफिनेटली। तो 100/5 तो ये आ जाएगा 20, और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई है 24। तो अगर आप फैक्टोरियल 100 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर a है ना, 3 की पावर b और 4 की पावर 4 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है,
और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 5 की पावर c, 7 की पावर d। लेकिन हमें काम किसका है, 2 की पावर और 5 की पावर का, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर a, तो a की वैल्यू कितनी आई, 97, तो 2 की पावर 97 और 3 की पावर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जीरोस पे। और यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ गई है, 24, 7 की पावर से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कितने भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर ज़्यादा है, 5 की पावर कम है। दैट मीन्स अगर हम 10 की पावर देखें तो यहाँ से 10 की पावर कितनी आएगी, 24, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, अगर 24 लिखें, है ना, मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो यहाँ से 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 97 माइनस 24, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 73 और 3 की पावर समथिंग होगी b और 7 की पावर d, और ऐसे ही नंबर्स को लिख सकते हैं। बट जो मेन हमें मिला 2 इंटू 5 की पावर मिल गई 24, है ना। तो वही हमने देखा था कि 2 इंटू 5 की पावर जितनी होगी वही 10 की पावर होगी, वही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो अगर हम आंसर लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट कितनी होगी जीरोस, 24 होगी, ठीक है। इसको एक शॉर्ट, अगर आप ध्यान से देखो शॉर्ट तरीके से कैसे समझे, तो जब भी कोई फैक्टोरियल होगा उसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख ही पा रहे हो, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर हमेशा 5 की पावर से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n। समझ में आ रही है बात, क्योंकि 5 की पावर जितनी भी होगी वो 2 से कम ही होगी, और जब हम उनकी कॉमन वैल्यू देखेंगे तो वो जैसे यहाँ पर 24 आई है तो 2 और 5 की जो कॉमन वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ जीरोस देगा हमें। तो इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल। तो आप शॉर्टली इससे भी सोल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो ये मैंने पूरा इसलिए बताया ताकि इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सके। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी एक्सपोनेंट ऑफ 5 आएगा वही हमारी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी एट द एंड। बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में स्पेशली जे के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस और एडवांस दोनों में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इतना ही आपको ज़रूरत होगा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के कर पाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम सीखेंगे, अभी प्रैक्टिस भी करना। तो अगर मैं 2 के डिविजिबिलिटी की बात करूँ कि 2 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले एक नंबर एज्यूम कर लेता हूं, सपोज ABCDE, है ना। ये एक मैंने जनरल नंबर ले लिया, जैसे यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है ऐसे ही ये 5 डिजिट का एक नंबर है जनरल, ठीक है। तो अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो क्या होना चाहिए, ये आपने सीखा ही होगा कि जो यूनिट डिजिट हैं, है ना, लास्ट वाले डिजिट हैं यूनिट प्लेस पे, वो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। या फिर ऐसा भी सीखा होगा 0, 2, 4, 6, 8 हम कोई भी पुट कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर सिंपल आपको ये सीखना है दैट E इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 मतलब अगर 6 हुआ तो भी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। तो अगर इस नंबर की बात करें तो यस, ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे 0 वो 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पर 5 है, तो 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पर 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी की। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने सीखा होगा क्या
कि नंबर के सभी डिजिट्स का सम करना है, और अगर वो डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सभी डिजिट्स का सम कर दे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये जो सम आया डिजिट्स का ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो कंप्लीटली जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर है हमारे पास 4 6 8 प्लस 3, तो ये हो गया 10 18 21। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, 3 7 जा 21 होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं इस नंबर की, तो इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 0 6, तो 2 6 8 10 और 15, तो 15 भी 3 से डिविजिबल होता है ना, तो इसीलिए हम बोल दें कि ये भी 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर बात करते हैं 6 3 9 5 14 और 4 18, तो 18 भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कोई नंबर जैसे आपका 18 आया, ठीक है, और आपको नहीं पता, सपोज कोई बड़ा नंबर आ जाता है कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर, तो क्या करना है कि इसको हम अगेन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली अब ये देखना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 3 से। अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके नंबर को फिर से ऐड कर दो, तो कितना आया 9। अब इतना तो आप देख ही सकते हो कि ये 3 से डिविजिबल है ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 से डिविजिबल, दैट मीन्स ये भी 3 से डिविजिबल, दैट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी की। तो 4 के लिए क्या करते हैं कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये एक तरीका है। दैट मीन्स हम अगर बोल सकते हैं कि जो ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं डी ई, ठीक है, तो ये होने चाहिए डिविजिबल बाय 4। तो आप इजीली देख सकते हैं कोई भी नंबर कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है बाय लुकिंग एट लास्ट 2 डिजिट्स। तो जैसे यहाँ पर 30 है, तो 30 डिविजिबल होगा या नहीं होगा 4 से? तो आई थिंक नॉट, क्योंकि 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, तो ये नंबर तो आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखते हैं 25, क्या ये डिविजिबल है 4 से? नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर है 36, तो ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, वो है कि 2d प्लस ई। ठीक है, 2d प्लस ई मीनिंग जो टेंस प्लेस पे है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 है तो इसका हम डबल करेंगे, 2 3 जा 6, और लास्ट में जो 0 है ई की जगह उसको ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 0 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है। तो 2d प्लस ई डिविजिबल बाय 4 अगर है तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पर भी हम इस वाले रूल से चेक करेंगे 2d प्लस ई, तो 2d दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 प्लस ई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9, और 9 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 36 की बात करें तो 36 में क्या होगा? 2d प्लस ई करना है, तो 2d प्लस ई कितना है? 6, तो 2 3 जा 6 प्लस 6 है ना, तो ये आ गया हमारा 12। तो 12 तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, इसीलिए इस रूल से भी आ रहा है कि डी ई डिविजिबल बाय 4। तो जो भी आपको जो भी सुटेबल होगा क्वेश्चन के लिए वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। तो 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है कि जो यूनिट प्लेस पे है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो 5 से डिविजिबल होगा और यहाँ पर भी ये 5 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पर ई की जगह 6 है, दैट मीन्स 0 5 ना होने के कारण हम बोल देंगे कि यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 6 की। ठीक है, तो 6 के लिए क्या है कि डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते, कोई भी रूल नहीं है, बट हम जानते हैं कि 6 के जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स है, वो है 2 और 3। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे कि डिविजिबल
वो नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 2 and 3 साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं। जैसे यहाँ पर है 2 and 3 दोनों से डिवाइड है तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2 3 से डिवाइड है तो ये भी 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर सिर्फ 3 से है तो हम बोलेंगे कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप करके भी देख सकते हैं पूरा पूरा। तो ये तो हमारी बात हो गई 2 3 4 5 6 की। अभी 7 की बात करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी है तो बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो 7 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर अगर आपके पास है, जैसे यहाँ पर 5 डिजिट नंबर हमारे पास है, तो यूनिट प्लेस के डिजिट को छोड़कर बाकी के जो सारे डिजिट्स हैं, है ना, उसको ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर है ABCD, तो वो हम नंबर लिखेंगे ABCD, ठीक है। और इस नंबर में से हम जो यूनिट प्लेस पर है E, उसका ट्वाइस माइनस करेंगे, ठीक है। तो ट्वाइस माइनस करेंगे और ये नंबर जो भी बना अगर डिविजिबल बाय 7 है तो हमारा कंप्लीटली जो पहले नंबर था वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है हमारे पास 46,830, ठीक है। तो इस नंबर पे हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 7 का। तो क्या करेंगे, जो भी यूनिट प्लेस को छोड़कर बाकी के डिजिट्स हैं, है ना, 0 को छोड़कर बाकी की जो डिजिट है 4 6 8 3, इसमें से माइनस करना है यूनिट प्लेस के ट्वाइस को। दैट मीन्स 2 into 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, है ना। तो हमारा नंबर क्या बना 4683। क्या ये 7 से डिविजिबल है? अब आप बोलोगे कि सर ये तो इतना बड़ा नंबर है, अब इसको कैसे बताएं 7 से डिविजिबल है? तो जैसे हमने 3 में बताया था कि हम दोबारा से चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, सम करके डिजिट का। तो यहाँ पर भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। हमें देखना है अब कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब ये वाला हमारा मेन टास्क हो गया, ठीक है। फिर इस पे यूनिट प्लेस को छोड़कर 4 6 8 और यूनिट वाले डिजिट को ट्वाइस माइनस करना है, ट्वाइस टाइम, है ना। तो 2 3 जा 6 हम माइनस कर देंगे। तो अब क्या नंबर बचा 462, ठीक है। अभी भी ये 3 डिजिट नंबर है तो इसको और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट मैं और भी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो क्या करना है अब 46, है ना, यूनिट वाले को छोड़ना है, -2 into 4 2, तो ये आ जाएगा 4। तो ये नंबर कितना बचा हमारा 42। अब इसको हम इजीली बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। 7 6 या 42 होता है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये है ना। अब ये 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। अब ये 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे करते जाना है और फिर लास्ट से हम चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट अगर आपको क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कुछ सोचने का तो करना ही होगा इतना प्रोसेस। और क्या हो सकता है 7 से यहाँ पर चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो ये हम चेक कर लेते हैं 26 25। तो सिंपली क्या करना है कि यूनिट वाले को छोड़ देना है और उसका ट्वाइस माइनस करना है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2052। अब इसका भी नहीं पता है तो अब यूनिट वाले को छोड़ दो और उसका ट्वाइस माइनस कर दो, ठीक है। अब ये कितना आ गया 201। अब इसको भी चेक करना है तो 20 - 2, तो ये आ गया हमारा 18। बट 18 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, फिर ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली आप ये नंबर भी चेक कर सकते हैं बहुत इजीली इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से। आइए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया, आपको चेक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, जैसे 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते थे, यूनिट और टेंस वाली, है ना। लेकिन 8 में हमें 3 डिजिट चेक करनी है, 100th प्लेस वाली तक हमें चेक करना है। तो आप बोलोगे कि जैसे 830 है
है ना। 830 तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर से वही हो गया कि भाई 8 से डिवाइड करके देखो ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए भी एक और तरीका है, या तो CDE डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, जैसे 4 में था लास्ट 2 डिजिट्स, या फिर ऐसा हो जाए कि 4C प्लस 2D प्लस E, है ना। जैसे 4 में क्या था, 2D प्लस E था, तो यहाँ पर 8 से डिविजिबल होने के लिए 4C प्लस 2D प्लस E डिविजिबल बाय 8 अगर है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलिए अब इस मेथड से हम चेक करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग कोई भी लास्ट 3 डिजिट उठाओ और उसे 8 से डिवाइड कर दो, लेकिन इससे चेक करते हैं इजीली। तो 830, तो C की जगह हम क्या लिखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। D की जगह क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और E तो 0 है, तो ये हो गया था 32 और ये 6, तो ये कितना आ गया 38। तो 38 आपको पता है कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं इस नंबर की, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो C की जगह है ये क्या है 6, तो 6 4 जा 24, ठीक है, प्लस D की जगह है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4, प्लस E की जगह क्या है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9, ये आ जाएगा आपका 33। तो 33 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है तो वो 8 से डिविजिबल नहीं ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट नंबर की, तो यहाँ पर भी डिजिट्स है 5 3 6, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। C की जगह है 5, तो 4 5 जा 20, प्लस D की जगह है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, प्लस E की जगह है 6, तो ये कितना आ गया 6 6 12, तो ये आ गया आपका 32। तो 32 हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है ही, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी की, तो 9 की डिविजिबिलिटी सिमिलर है 3 की डिविजिबिलिटी के जैसे उसमें हम नंबर की डिजिट्स का सम करते थे और 3 से डिवाइड अगर हो गया तो वो नंबर हम बोल देते हैं कि 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पर नंबर का सम करना है, डिजिट का सम करना है, ठीक है, बट ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर है 4 6 10 18 और 3 21, तो 21 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर है 2 6 8 10 और 15, अगेन 15 तो 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ पर है नंबर 4 5 9 12 और ये 6 ऐड करेंगे तो 18, और 18 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, ये तो आप उसको समझते ही है। तो 18 9 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 10 की डिविजिबिलिटी की। ये बहुत ही आसान है, बस आपको ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो होने चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10 से बहुत ही इजीली डिविजिबल है, ये और ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम 11 की डिविजिबिलिटी के, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी भी थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी नंबर है उसका हमें ओड प्लेसेस, ठीक है, ओड मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ ऐसे। तो जैसे ओड पे क्या है A है फर्स्ट पोजीशन पे, और थर्ड पे क्या है C है, और फिर E है, ठीक है। और इवन प्लेसेस पे क्या है B है और D है, दैट मीन्स सेकंड और फोर्थ पे क्या है B और D। तो इवन पोजीशंस पे जो नंबर्स है डिजिट्स है उनको ऐड करना है, ठीक है। A प्लस कौन सी है और C प्लस E, तो इनको ऐड करना है, माइनस इसमें से माइनस करना है B प्लस D, ठीक है, इवन वाली पोजीशंस पे जो है, तो B प्लस D। और अगर ये जो आया बाद में ये डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11, तो हम बोल दें कि वो नंबर भी
11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम सारे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर कंसीडर कर लेते हैं 46,830। तो इसका देखना हमें ओड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ओड मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो कौन कौन सी है, 4 + 8 + 0। ठीक है, माइनस क्या करना है, इवन प्लेस वाली, तो 6 + 3, तो 6 + 3, तो ये कितना आया, 4 + 8 कितना आ गया 12, माइनस 6 + 3 हो गया 9, तो ये आ गया हमारा 3। तो 3 तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। तो ये है अपना 20625। ठीक है, इसमें क्या है, ओड पोजीशंस पे ये है 2 + 6 + 5, माइनस इवन पे क्या है 0 + 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 2 8 और 5 13, तो 13 और ये आ जाएगा -2, तो ये हो गया हमारा 11। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 11 से 11 डिविजिबल होगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। ये क्या है, ओड पोजीशंस पे 4 + 5 + 6 और इवन पे क्या है 0 + 3 है ना, तो 3 ही लिख देता हूँ। तो ये हो गया 6 4 10 और ये 15 -3 मीन्स 12। तो 12 हम इजीली देख सकते हैं कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सारा हमने एक्सरसाइज भी कर लिया बहुत अच्छे से। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए डिविजिबिलिटी में। अगर कहीं पे भी डाउट है आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक और हमें कंसेप्ट पे बात करनी है। तो वो बात है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर 55 से हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो डिविजिबल 55 से है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 5 × 11 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसे हमने 6 के केस में देखा था कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए वो 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई नंबर हमें चेक करना है कि वो 55 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ऐसा ना हो कि सिर्फ 11 से डिविजिबल है तो वो 5 से नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते कि वो 55 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखने को मिलेंगे और करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 से और 11 से ये डिविजिबल है ये नंबर, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 55 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चाहे आप चेक कर लो। सिमिलरली जैसे यहाँ पर है 3 और 11 से डिविजिबल है ये नंबर, तो 11 और 3 की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक नया नंबर मिलेगा 33। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये 33 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और वैसे अगर पूछ लिया जाए कि 33 से डिविजिबिलिटी का क्या केस है, तो 3 और 11 से वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें पता था पहले कि ये 3 और 11 से डिविजिबल है, दैट इसलिए हमने बोल दिया 33। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सोल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल सोल्व करते हैं बहुत अच्छा सा। A 4-digit number is to be formed using numbers 0, 1, 2, 5 and 6 without repetition. Find the number of numbers thus formed is divisible by 3. तो इन डिजिट्स को यूज करते हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, दैट टू विदाउट रिपीटिशन। कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए और ये नंबर 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमने क्या सीखा अभी कि जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर पूरा कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, दैट मीन्स हम एक डिजिट को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स ही चूज करेंगे इनमें से, बट वो अल्टीमेटली 3 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम देख लेते हैं कितना है। 1 + 2 0 + 1
+2 +5 +6 इक्वल्स टू कितना होगा 6 5 11 13 14। तो इन सभी डिजिट्स का सम आ गया हमारा 14 और 14 है ये 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई ऐसा नंबर हमें ड्रॉप करना है जो ड्रॉप करने के बाद जो सम बचेगा बाकी डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम 3 को ड्रॉप करें, इसको यूज़ ना करें और सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करें तो 4 डिजिट ही है, बट इसका सम, इन डिजिट्स का सम हमेशा 14 ही रहेगा क्योंकि 0 ही ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर हम 1 ड्रॉप कर दे तो फिर भी ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बट 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 को ड्रॉप कर देते हैं तो 14 - 2 कितना बचेगा 12, और 12 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस हम ले सकते हैं कि 2 को ड्रॉप कर दे 0 1 5 और 6, इन सभी को डिजिट को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो डिजिट्स सारे के सारे नंबर्स वो 3 से डिविजिबल होंगे। और कौन सा केस ले सकते हैं, अगर हम 5 को ड्रॉप कर दे तो ये कितना बचेगा 14 - 5 दैट मीन्स 9, है ना। तो ये भी हम एक केस ले सकते हैं। तो 5 को ड्रॉप करना है दैट मीन्स 0 1 2 और 6, इन डिजिट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 14 - 6, तो बचेगा 8, और 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही 2 केसेस आए जहाँ पर अगर हम इन डिजिट्स को यूज़ करेंगे तो वो नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी डिजिट्स का सम 6 2 8 9 3 डिविजिबल बाय 3, 6 5 11 12 डिविजिबल बाय 3। तो या तो ये केस के थ्रू हम एक नंबर ऑफ, है ना, बहुत सारे नंबर बना ले और इस डिजिट को यूज़ करते हुए बहुत सारे नंबर बना ले तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, है ना, इनसे बनने वाला 4 डिजिट नंबर। तो आइदर दिस और दिस, है ना, दोनों से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एडिशन प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे और जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे नंबर बनाने होते हैं हमें। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम 4 बॉक्सेस बना लेंगे सिंपली, और जितना भी नंबर आएगा उनको ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और कोई कंडीशन तो है नहीं, हमने पहले ही चेक कर लिया कि यहाँ से जितने भी डिजिट बनेगी वो 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, वो हमें ध्यान रखना है कि जो ये लास्ट वाला है डिजिट, ये कौन सा होगा, यूनिट, 10 100 और 1000। तो 1000 वाला जो प्लेस है वो 0 नहीं होना चाहिए उस पर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया और कोई ऐसा नंबर बन गया 0, ऐसे ही ले सकते हैं 1 5 6, अगर कोई नंबर बन गया तो ये 4 डिजिट नंबर तो रहा ही नहीं ना, ये बन गया अब 3 डिजिट नंबर। तो ये हमारा काउंट नहीं होना चाहिए जब हम नंबर ऑफ नंबर्स बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो 1000 प्लेस है, जो लास्ट वाला प्लेस है, उस पर हम 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, बट उस पर हम 1 5 और 6 कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं और उसके बाद 0 कहीं और पे यूज़ कर लेंगे तो हमारा एक 4 डिजिट नंबर बन ही जाएगा। क्लियर है बात। तो इसीलिए जो ये 1000 वाला प्लेस है इस पे हम 0 ना पुट करके कोई भी इनमें से पुट कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि इस बॉक्स को हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं, या तो 1 से फिल कर दो, या 5 से फिल कर दो, या फिर 6 से फिल कर दो। ठीक है, तो इस प्लेस को 3 वेज में फिल किया जा सकता है। तो इतना हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि इस प्लेस पे हम कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि विदाउट रिपीटिशन है। विदाउट रिपीटिशन मीन्स हम इन 3 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। दैट मीन्स इन 3 डिजिट में से कोई 2 डिजिट्स ही अभी बची हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से 2 बची है और एक 0 को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो 0 को भी यूज कर सकते हैं या इन 3 में से किसी 2 को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अल्टीमेटली यहाँ पर 3 वेज में इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखना है कि हम 10th प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स यूज कर लिए, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर और हमारे पास 4 डिजिट्स थी, 2 हमने यूज कर लिया, तो बाकी कितनी बची, 2 डिजिट्स बची। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे।
और यूनिट प्लेस को कितने में फिल कर सकते हैं? हमारे पास 4 थी, 3 हमने यूज़ कर ली, सिर्फ कोई भी एक ही डिजिट बची होगी। कौन सी बची है? 0 बची है, कोई सी बची है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक ही बची होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर 1 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं इस वाले कंडीशन पे। तो यहाँ पर 0 1 2 6, तो ये भी इसी के सिमिलर ही है केस, है ना। बस यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? 0 यूज़ नहीं करना है तो किसी और से हम फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डिजिट यूज कर चुके हैं, तो जो ये 100th वाला प्लेस है, एक कोई भी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ से बची 2 और एक 0। तो यहाँ पर भी हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 2 हम यूज कर चुके हैं, तो बची कितनी? 2 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो सिमिलर ही है, बट ये डिफरेंट केस बनाना जरूरी है ना। तो यहाँ से कितना होगा? अब देखो यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो कोई भी 4 डिजिट नंबर है तो ये डिजिट भी फिल होनी चाहिए, एंड ये डिजिट भी फिल होनी चाहिए, एंड ये डिजिट भी, एंड ये डिजिट भी। तो एक एंड का सेंस है, तो इसको हम 3 वेज में फिल कर पाए, इसको हम 3 वेज में फिल कर पाए, और यहाँ पर 2 वेज में एंड 1 वे में, ठीक है। तो इसीलिए जब एंड का सेंस है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जो भी हमने बॉक्सेस में फिल किया है। तो ये तो यहाँ से आया नंबर ऑफ नंबर्स, और या फिर इस केस से भी आएगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 3 × 3 × 2 × 1। बेसिकली ये सेम ही है नंबर्स, तो इसीलिए या तो 2 से अलग से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे लिख दो 3 3 9 और ये हो गया 18, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो 36 ऐसे नंबर्स बनेंगे इन डिजिट से, 4 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो गए ही होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्लियर वे? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए उन नंबर्स का एडिशन करो, जितने डिजिट चाहिए हमें, उनके अलावा जो भी हम ड्रॉप कर सकते हैं उनको ड्रॉप करके देखो, जो भी हमारे केसेस बने, है ना, फिर उनको यूज़ करते हुए, बॉक्सेस लिखते हुए केयरफुली ये चेक करना है कि किस प्लेस पे कितना डिजिट्स आ सकता है। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी वीडियोस में सोल्व करेंगे, और जेईई मेंस और एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स और किस तरीके से सोल्व करने हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए बस। बच्चों, आज हमने कुछ बेसिक टूल्स देखे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, जिनको हम फ्रीक्वेंटली आगे यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप आपको सभी बेसिक कंसेप्ट्स और टूल्स समझ में आए होंगे, और इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इनको आगे अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।